हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग फिरोज शाह तुगलक और इसका पार्ट 2 होगा हमारा। हमने पिछले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखा था, उसकी इंट्रोडक्शन को देखा था, अर्ली लाइफ के बारे में देखा था। फिर में हमने देखा था किस तरह से उसने पीजेंट्स को, किसानों को किस तरह से उसने कंसिलिएट करने का काम किया, तुष्टिकरण की नीति किस अपनाई। तो हम उसी अभी सीरीज में चल रहे थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह इसने सैनिकों को, किस तरह से उलेमाओं को, किस तरह से इसने नोबल्स को, अमीर वर्ग को, इसने किस तरह से तुष्टिकरण की नीति को उस पर अप्लाई किया और उनको संतुष्ट किया। तो उन चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे भी हमारा टेस्ट चल रहा है आपके 67 बीपीएससी के लिए। वो पता होना चाहिए 67 बीपीएससी का अपडेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हार्डली हमारा 70-75 डेज बचा हुआ है कि हमारा जो प्री है वो होगा दिसंबर तक। तो इसके लिए हमने टेस्ट तैयार किया है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। आपको बहुत जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं बीपीएससी के उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। 10 टेस्ट, टेस्ट की संख्या बढ़ सकती है, 12-15 टेस्ट भी हो सकता है एग्ज़ाम का डेट जिस तरह से आता है। तो अभी हमारा टेस्ट नंबर 5 होने वाला है 2 अक्टूबर को। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 टेस्ट कंडक्ट किया है, सबसे छोटे छोटे टेस्ट भी हैं। ये तो सारे फुल लेंथ टेस्ट है, 150 का टेस्ट है। टेस्ट को इस तरह से तैयार भी किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर ये सारे टेस्ट हैं, उनका भी एक अलग अलग सिलेबस मैंने करवाया है कि जिस तरह से। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो छोटे छोटे क्यूज भी आपको मिल रहे हैं। तो आप जल्दी से बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे फ्री के क्यूज को अटेम्प्ट करिए, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। इस टेस्ट का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 488 है। आपको 10 टेस्ट से ज़्यादा ही मिलेंगे, आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी शुरुआत में हमने 10 टेस्ट को रखा है। ठीक है, तो ये भी सैटरडे होता है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए हमने कल क्या देखा था। कल हमने देखा था किस तरह से इसने तुष्टिकरण की जो नीति अपनाई, किसानों को किस तरह से इसने करने का मतलब संतुष्ट किया। अमीर वर्ग जो नाराज थे उसको किस तरह संतुष्ट करेगा, आज हम वो देखने वाले हैं। उलेमाओं को देखेंगे, सैनिकों को देखेंगे। देखिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे उलेमाओं को, सॉरी अमीर वर्ग को। देखिए जो अमीर वर्ग थे, नोबिलिटी थे, तो आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे, चाहे हिंदू हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मतलब सॉरी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो नीचे चाहे वो लो कास्ट कास्ट से हो, मतलब सब लोगों को, चाहे वो तुर्क हो, तो हर एक लोगों को कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में शामिल किया था, नोबिलिटी में शामिल किया था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने देखा कि भाई जो कुछ वर्ग हैं, अमीर वर्ग, कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे तुर्क हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं, और नाराज थे भी जिस तरह से उसने एकदम मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नीति अपनाए थे, एकदम कहने का मतलब, तो वो नीति कहीं ना कहीं लोगों को पसंद भी नहीं था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक पंथ निरपेक्षता नीति थी, मतलब सेकुलर नीति था, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो जब ये फिरोज शाह तुगलक बनता है, फिरोज तुगलक मैंने बताया था कि ये जो बनता है ये विद द हेल्प ऑफ कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं पसंद करते थे, उनके ग्रुप में था कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद बनवाया था। ठीक है, तो खैर वो बात अलग है। तो कहीं ना कहीं उन नोबिलिटीज को खुश करने के लिए, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि एक शुद्ध मुसलमान नहीं था, तो ऐसे भी मतलब कि अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इसने अमीर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश किया। तो ये सबसे पहले जो क्या किया कि हेरिडेटरी कैरेक्टर, उनके पोस्ट को क्या बना दिया, वंशानुगत। क्योंकि उनके पोस्ट को वंशानुगत बनाने के मतलब होगा कि अगर एक आदमी, एक मान लेते ए आदमी है, ये नोबेल बन गया, तो अगर ये इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका बेटा नोबेल बनेगा। अगर ये इसका बेटा भी नहीं है तो इसका गुलाम नोबेल बनेगा। ये कंडीशन हुआ भाई कि नोबेल का जो पोस्ट है अगर एक बार किसी को मिल गया तो वो चला गया तो उसको, सॉरी, उसका सन बनेगा। सन भी नहीं है तो उसका सन इन लॉ बनेगा। ठीक है, सन इन लॉ बनेगा। सन इन लॉ भी नहीं है तो स्लेव बनेगा। मतलब इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ द पोस्ट है, ये वंशा अनुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। आप देख सकते हैं ना कि हमेशा ये इन्हीं के घर से बनेगा कोई ना कोई। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये अगर कोई डेथ हो गया था फिर उनसे उनका एकता छीन लिया जाएगा, ऐसे नहीं था, ये चल रहा था। ठीक है, फिर बोला सैलरी इन द टर्म ऑफ एकता। फिर क्या कि जो हम सैलरी दे रहे थे आप लोगों को, नगद सैलरी जो मिल रहा था आपने देखा था, तो वो नगद सैलरी की जगह पे बोला कि एकता मिलेगा।
और आपको पता है कि एकता मिलेगा तो फिर वो एकता पे, जिसका मतलब कहने का मतलब कि जब वेतन की जगह पे आप नगद की जगह पे आप अगर एकता दीजिएगा, और एकता वो भी वतन के फॉर्म में, वतन के फॉर्म में, वतन या ध्यान रखिए, वतन या वजह, वजह और वतन तो अगर फॉर्म में दीजिएगा तो आप एक चीज समझिए कि कहीं ना कहीं ये अभी उसके पास है, फिर उसके बाद उसके बेटे के पास होगा, मतलब वो वंशागुना चलेगा, तो कहीं ना कहीं जागीर का रूप ले लेगा। और जागीरदारी सिस्टम का यही से इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि जागीरदारी प्रथा स्टार्ट हो चुकी है इसके समय में। और इनके पतन का, मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी तुगलक वंश के पतन का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बनेगा वो बनेगा जागीरदारी प्रथा। लोग के पास जागीर आ रहा है, लोग जागीर प्रथा स्थापित हो जा रहा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा जागीर हो जा रहा है, वो पावरफुल हो रहा है, पावरफुल हो रहे हैं, रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। तो ये हो गया जागीरदारी सिस्टम। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह से काम नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का सारे प्लान्स फेल हुए थे, लेकिन इस तरह से उसने काम नहीं किया था कि वो ज्यादा कंट्रोल दे दिया था अमीर वर्ग के ऊपर। अमीर वर्ग पर उन्होंने कंट्रोल रखा था, अमीर वर्गों को उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास भी किया था, इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने रिजर्व किया, इट मीन्स की रिजर्व फॉर तुर्क, केवल तुर्कों को इसने बड़े बड़े पोस्ट पे रखा। तो रिजर्व फॉर तुर्क, जो नोबेल वर्ग थे, जो नोबिलिटीज था, वो तुर्कों के लिए सुरक्षित कर दिया, रीअश्योर्ड कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक तरह से जो पक्षपात भी कर रहा, पार्शलिटी भी कर रहा, हिंदुओं को शामिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। अभी आप देखिएगा कि मैंने बताया था खान जहां मकबूल जो इसका कहीं ना कहीं वजीर होगा। देखिए खान जहां मकबूल का जब डेथ होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खान ए जहां मकबूल का जब डेथ होगा तो उसका बेटा जौना खान बैठेगा। वो जौना खान देखिए एमबीटी का भी नाम था, एमबीटी का, तो वो आप ध्यान रखेगा, ये अलग है, ठीक है। जौना खान बैठेगा। उसी तरह देखते हैं कि गुजरात में जफर खान गवर्नर है, तो गुजरात में जफर खान का डेथ के बाद दरिया खान बैठे। देख सकते हैं कि अब नोबिलिटी में जो हेरिडिटी सिस्टम हो चुका है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करता भी है, और कहीं ना कहीं इनके पतन का कारण भी बनता है। ये जो लॉ ऑफ हेरिडिटी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। चलिए अगर हम बात करेंगे इससे कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पर फिरोज शाह तुगलक ने हेरिडिटी को नहीं रखा था, बट ऑलमोस्ट सारे पोस्ट पे इसने हेरिडिटी को रखा, बंसा उन्नत को रखा। और ये सबसे ज्यादा वीकनेस हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का उस समय की अगर हम बात करते हैं, तो वीकनेस का काम किया सबसे बड़ा, ये आप देख सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा अमीर वर्ग को किस तरह से इसने संतुष्ट किया, तुष्टिकरण किया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा है उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग को संतुष्ट किस तरह से किया? देखिए उलेमा वर्ग संतुष्ट होगा भी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने जो शासन का आधार बनाया वो बनाया सरिया, मीन्स सरा मतलब मीन्स कि शरीयत के अनुसार। आपने बताया था, मैंने बताया था आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में डायवर हिस्ट्री का मैंने पढ़ाया आपको इस्लाम धर्म के बारे में। तो उसमें बताया शरीयत क्या होता है। कुछ ऐसे भी राज्य हुए, इस्लामिक स्टेट हुए, जिसने शरीयत को अपना आधार बनाया, कानून बनाया, और उसके अकॉर्डिंग ही उसने अपना शासन किया। तो वो शरीयत क्या होता है, मैंने बताया था कुरान, हदीस, सुन्ना, इन सबको फॉलो करके जो जो रूल चलेगा, जो भी मान लेते हो इस्लामिक स्टेट है वो चलेगा, वो शरीयत सारा बोला जाएगा, इसके इस शरीयत के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, तो शरीयत को जब आधार बना ही लिया है, कुरान को आधार बना लिया, कुरान में जो लिखा है, हदीस है, सुन्ना है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये चलाएगा। तो उलेमा वर्ग तो ऑलरेडी खुश होंगे ना, उलेमा वर्ग के ये सब चीजें इंटरप्रेट करते हैं। अभी तक आपने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम को मिक्सअप नहीं कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक धर्म में, लेकिन ये धर्म में पॉलिटिकल सिस्टम को मिक्सअप कर दिया। उलेमा वर्ग है, शरीयत के अकॉर्डिंग कानून बनाएगा, तो जो शरीयत में जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, जो भी कानून का इंटरप्रिटेशन होगा, कौन करेगा? उलेमा वर्ग करेंगे। तो ये कंडीशन हो गया। अब जितने भी उलेमा थे उनके प्रिविलेज को वापस कर दिया, उनके विशेषाधिकार को पहले जो छीन लिया गया था, उनके सारे विशेषाधिकारों को वापस कर दिया गया। काजी के पद को सुरक्षित कर दिया उलेमाओं के लिए। मतलब काजी जो एक पोस्ट था, वो केवल उस पर कौन बैठेंगे? उलेमा बैठेंगे, उलेमा वर्ग ही बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कर दी। तो कहीं ना कहीं उलेमा वर्ग खुश तो होंगे भाई, 100% होंगे खुश, ठीक है। साथ साथ इसने ये भी काम किया कि कहीं ना कहीं जो आपने देखा मोहम्मद बिन तुगलक का जो कंडीशन रहा, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रिलीजियस पॉलिसी था, सारे धर्मों को बराबर मान्यता देने का जो काम कर रहा था वो, तो ये इसने नहीं किया भाई। इसने बोला कि हम उस तरह से
चीजें नहीं करेंगे, ये तो इनटॉलरेंट था, ये तो असहिष्णु था सिया के प्रति। सिया, ये सिया एक सेक्ट है मुस्लिम का, सिया सुन्नी में बताया था आपको, अपने आप वीडियो को देखिएगा, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो हमारा है मीडिया वालिस्टी का, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सिया सुन्नी में देखिए ये खुद सुन्नी को मानता था, क्योंकि देखिए जो भी अगर शरीयत के अकॉर्डिंग चीज़ों को करेगा तो वो कहीं ना कहीं सुन्नी सुन्नी को मानेगा। आगे देखिएगा आपको औरंगजेब देखने को मिलेगा, वो भी सुन्नी धर्म को ही मानता है। तो कहीं ना कहीं जब सुन्नी धर्म को ये मान रहा, सुन्नी धर्म के लोगों को ज़्यादा ये वैल्यू दे रहा है, उनको कहीं ना कहीं अपने राज दरबार में, ठीक है, नोबिलिटी हो या अपने एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं ना कहीं सब जगह वैल्यू दे रहा, तो सुन्नी को दे रहा। तो जो उनके अलावा सिया हो गए, सूफी हो गए, मुल्हिदान हो गए, इबहतियान हो गए, जो इस्माइली ग्रुप ऑफ सियाज हैं, ठीक है, और भी कुछ मुस्लिम के अदर सेक्ट हो गए, साथ ही साथ हिंदू हो गए, उनको क्या कहीं ना कहीं इन्होंने वो जो कहने का मतलब जो इंटॉलरेंसी दिखाई, वो कहीं कहीं ना बहुत ही बदतर था। ठीक है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। पहली बार ब्राह्मण पर कोई जजिया कर लगाया तो वो मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक था, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जजिया टैक्स। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहली बार जजिया टैक्स इंडिया में, तो भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में किस शासक ने लगाया था? ये हमारा पहला सवाल हुआ, इसको सवाल आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए, और कमेंट जरूर क्या करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन हिज ऑटोबायो, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने खुद की जीवनी लिखी 32 पेज का, ठीक है, फुतुत फिरोज शाही, उसमें इसने बोला है कि हमने सिया की किताबों को जला दिया। ठीक है, सिया धर्म के लोग जो जिन बुक्स को फॉलो करते थे, हमने उन बुक्स को जला दिया। तब देख सकते हैं उलेमाओं वर्ग को खुश करने के लिए किस तरह से काम किया। और इनका ये जो मैं अभी आगे बताऊंगा मैं कि इनका क्या धार्मिक नीति रहा, वो थोड़ा सा यही सेम चीज रहेगा, थोड़ा सा मैं अलग से बताऊंगा उसमें। तो वो अभी मैं तुष्टिकरण की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको आगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो उलेमाओं वर्ग को किस तरह संतुष्ट किया आपने देखा, शरीयत के अकॉर्डिंग सब कुछ चलाया। इसने शरीयत के अकॉर्डिंग चलाया, बोला जो शरीयत में लिखा वही होगा। और इसने जो बोला कि शरीयत के अकॉर्डिंग जो 4 टैक्स हैं, खम्स खराज, ये सारे टैक्स ही हम लगाएंगे, और उन सारे टैक्सों को अबॉलिश कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उलेमाओं वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया काजी का पोस्ट, उनके प्रिविलेज को वापस कर दिया। उलेमा वर्ग क्यों नहीं खुश होंगे भाई? ठीक है, उलेमा वर्ग खुश करने के पीछे कारण भी था, ये शुद्ध मुसलमान नहीं था। अगर नहीं खुश करेगा तो ये लोग कभी भी उस तरह से विद्रोह कर सकता है कि एक शुद्ध मुसलमान नहीं है, शासक है, इस तरह से लोगों को बहका सकता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि सुल्तान के लिए वो चीज सही नहीं रहेगा। ठीक है, सुल्तान के लिए वो चीज सही नहीं रहेगा, इसलिए इसने बोला था कि उसने खुद लिखा अपने जीव ऑटोबायोग्राफी में, आई इनकरेज माई इनफिडल सब्जेक्ट टू एम्ब्रेस द रिलीजन ऑफ प्रॉफिट एंड आई प्रोक्लेम दैट everyone who left his creed and become a मुसलमान should be exempted from the जजिया। बोला कि मैं एक सुल्तान हूँ, और मैं सुल्तान हूँ किसका? प्रॉफिट का। ठीक है, सॉरी, जो मुस्लिम धर्म को मान रहे, मैं उनका ही सुल्तान हूँ, उनके धर्म को ही मानूंगा, उनके प्रॉफिट के रिलीजन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और बोला कि जो लोग अपने सब कुछ को छोड़ के मुसलमान बन जाते हैं, उनको मैं जजिया कर से भी मुक्त कर दूंगा, उन पर जजिया टैक्स भी नहीं लगाऊंगा। जजिया कर लगने वाले नन मुस्लिमों पर लगने वाला कर दे जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इसने बोला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान ही बन चुका है, आप वो देख, सॉरी, पहला शासक बन चुका है दिल्ली सल्तनत का, वो है फिरोज शाह तुगलक। ओके, सैनिक वर्ग को क्या कहा भैया? तो देखिए, सैनिक वर्ग को संतुष्ट किया, और संतुष्ट करने से सैनिक वर्ग को कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हुआ वो इसी को हुआ। ठीक है, सैनिक वर्ग को संतुष्ट कर दिया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, सैनिक वर्ग को संतुष्ट कर दिया, लेकिन सैनिक वर्ग को संतुष्ट करने से प्रॉब्लम जो हुई, वो सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुआ, वो इसके ही साम्राज्य को हुआ। इसकी सैनिक क्षमता कमजोर हो गई, इसकी मिलिट्री अगर हम बात करते हैं बहुत ही कमजोर हो गया। सारे कहीं ना कहीं इनके विघटन का कारण बनेगा। हम आगे बताएंगे कि तुगलक वंश के विघटन का कारण क्या बनता है। अब ये दिल्ली सल्तनत का ही विघटन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आगे जो भी वंश आएंगे वो ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारे आप कंडीशंस को देख पा रहे होंगे, तो यही सब कारण रहा। अब देखिए क्या सैनिक वर्ग को क्या बोला भैया? पेड इन ग्रांट ऑफ विलेज। पर देखो, जो भी सैनिक है, तुम लोगों को हम नगद वेतन दे रहे थे, नहीं, नगद वेतन अब नहीं मिलेगा। अब तुम लोगों को मिलेगा एकता के फॉर्म में, गांव आपको दे जाएगा, वजह दिया जाएगा,
इट मीन्स की जागीर बन जाएगा। अब यही नहीं, सैनिक जो भर्ती हो गए हैं, जो सैनिक भर्ती हो गए हैं, मान लेते वो सैनिक बूढ़े हो गए, तो बूढ़े सैनिक को हटाना नहीं है। ऐसा था कि बूढ़े सैनिक को हटाएंगे नहीं, चाहे तो बूढ़े सैनिक की जगह पर उसका बेटा हो, बेटा नहीं है भैया तो उसका सन इन लॉ आ जाए, चाहे उनका स्लेव आ जाए, ये भी वंशानुगत कर दिया गया। आप देख सकते हैं अगर एक आदमी सैनिक बन जाए तो वो जिंदगी भर उसके घर वाले ही सैनिक बनेंगे। और यहाँ तक इसने ये भी काम किया कि सैनिकों को अपने सैनिक में एंट्री करवाने के लोगों को एंट्री करवाने के लिए इसके समय में जो भी अधिकारी वर्ग रहे उन्होंने घूस लिया, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया। ठीक है, सब लोग सैनिक में घुसा रहा है क्योंकि भाई सैनिक में चला गया तो फिर उसके बाद वो हमेशा उसका उसका बेटा, उसका गुलाम, उसका दामाद हो, कहीं ना कहीं एक तरह से बनते जाएगा। तो इन्होंने ओल्ड सोल्जर्स हैं उनको हटाया नहीं, वंशावनत कर दिया, उनको एकता के फॉर्म में, गांव के फॉर्म में, बजा के फॉर्म में उनको कहने का मतलब ये हुआ कि वेतन देना स्टार्ट किया। अब देखिए बातों को समझिए, जो खम्स था, मैं तो खम्स जो लूट की माल होती थी, कहीं भी अगर अटैक हुआ राजा के द्वारा, वहां पे जो भी लूट हुआ जीत गया, तो लूट की माल थी जो पहले मैंने बताया था कि 1/5 भाग था, जो 20% मिल रहा था सैनिकों को, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो किया गया था, और बाकी 80% ज्यादा था सेंटर के पास, मीन्स की सुल्तान के पास। इसने बोला नहीं भैया आप ऐसा करो, 1/5 हम रख लेते हैं, सेंटर रख लेगा, और बाकी 4/5 सैनिक रखेंगे। तो सैनिक को खुश करने का काम, क्योंकि देखिए आपने देखा था खुरासान अभियान कि में किस तरह सैनिक टूट गए थे, एक अचानक खुरासान अभियान को अबेंडन करना पड़ गया, नहीं किया गया, तो जो भी सैनिक थे उनको हटा दिया गया अचानक, 1 साल का भले वेतन दे दिया गया था, लेकिन बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हुआ, जो सैनिक वर्ग नाराज हुए। ठीक है, फिर आगे आपने देखा था कि कराची अभियान हुआ तो वहां पे भी सैनिक नाराज हुए, कहीं ना कहीं तो सैनिकों को खुश किया गया और सैनिक खुश भी हो गए। ठीक है, अब भाई देखो ब्रिज सैनिक को अगर नहीं आदमी निकालेगा, ठीक है, और उनको उनके जगह पे किन किन को मिलेगा, सैनिक तो और खुश होंगे, उनको वजह के रूप में उनको ग्रांट मिलेगा, क्यों नहीं खुश होंगे। ठीक है भाई, उनको खम्स में 80% हिस्सा कर दिया गया, 1:4 से 4:1 कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो खुश होंगे। तो इस तरह से कंडीशन हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं सैनिकों को भी संतुष्ट करने का काम किया। तो तुष्टिकरण की जो नीति अपनाई वो बहुत अच्छे तरीके से इसने किया और सारे वर्गों को संतुष्ट किया। इसलिए इसके समय में उतना अगर आप देखिएगा तो लोग ज्यादा इसके मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि ज्यादा परेशानी इसके समय में लोग नहीं होंगे, ज्यादा इनका विरोध नहीं होगा। अच्छे तरीके कहने का मतलब जितना मतलब हमने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखा, तो इनको ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। और मैंने बताया था कि ज्यादा एबल कमांडर है नहीं, ज्यादा क्षेत्र को जीतेगा नहीं, कुछ छोटे मोटे क्षेत्र को जीतेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे वाला वीडियो में, लेकिन अभी समझेंगे। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। अब देखिए चीजों को समझिएगा। अब देखिए इसका मैं बात बताऊं, और थोड़ा सा मैं फाइनेंस की अगर बात कर रहा हूँ इसके समय में, अगर हम देखते हैं, देख ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, फिरोज तुगलक ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ज्यादा ये मतलब कहने का मतलब ये अब रहा कि उतना बड़ा ये चैप्टर नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा देखिएगा स्लेब, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये स्लेब गुलामों का बहुत ही कहने का इसको फॉन्डनेस था, ये गुलाम रखना बहुत पसंद करता था, इसलिए सबसे ज्यादा गुलाम किस समय में रहेगा, इसके समय में 1,80,000 गुलाम रहेंगे, 1,80,000 दास इनके समय में रहेगा, फिरोज तुगलक के समय में रहेगा। और उसमें भी आप देख लीजिए ना कि 1,20,000 दास, 1,20,000 जो स्लेब्स हैं वो ट्रेंड है मीन्स कि उनको ट्रेनिंग दिया, उन गुलामों को खरीदा, उन गुलामों को ट्रेनिंग दिया गया, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, उनको अलग अलग जगह पे कामों पे लगाया गया। ठीक है, उनको अलग अलग कामों पे लगाया गया। अब देखो गुलाम है, गुलाम को रखें, गुलाम को प्रशिक्षित किया, फिर उनको अलग अलग कामों पे लगाया गया। ठीक है, तो इसने स्लेव के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही खोल दिया, उसको बोला गया दीवान ए बंदगान। तो देखिए यहाँ से भी एक सवाल बन जाता है प्री के लिए, ठीक है, कि दास विभाग की स्थापना किसने किया, दासों के लिए अलग से विभाग तो कौन बनाया, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो बंद रहते हैं, दास हैं, ठीक है, दीवान ए बंदगान का जो स्थापना किया वो फिरोज तुगलक किया, और ये किसके लिए भैया, गुलामों के लिए किया। आप देख सकते हो, तो और इन गुलामों को ट्रेन करके अलग अलग जगह, जैसे इसने लगभग 1200
बगीचों बगीचों का सेटअप किया, देखा आपने कि गार्डन का निर्माण कराया तो उन गार्डनों में लगाया। इनके समय में 36 कारखाने थे, जो रेवेन्यू का जो मेन सोर्स था वो 36 कारखाने थे। इनके समय में अलग अलग तरह के कारखाने आपको देखने को मिलता है। हम लोग दिल्ली सल्तनत में कारखाने को पढ़ेंगे, ठीक है, इस पर सवाल भी आया, हम उसको भी देखेंगे। इस समय में 36 कारखाने थे, सब अलग अलग काम के, जैसे कि कुछ ऐसे कारखाने हैं जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, चाहे वो जानवरों के लिए हो चाहे वो मनुष्य के लिए हो, खाने का जो आइटम बना रहा है उसको रातीबी बोला गया, रातीबी। कोई ऐसी चीज जो गैर खाद्य पदार्थ मीन्स की और भी चीजें, तलवार बनना है, ठीक है, तीर धनुष बनना है, ठीक है, कपड़े बनने हैं, बहुत सारे अलग अलग भी काम हो सकते हैं। अलग अलग कारखाने हैं इनके द्वारा सेटअप किया 36 कारखाने, तो वो गैर रातीबी कहलाए। मतलब जो खाना के अलावा कुछ अलग चीजें बनाएंगे वो गैर रातीबी कारखाने कहलाएंगे। और इन कारखानों का जो हेड बना उनको मुशर्रिफ कहा गया, ठीक है, मुशर्रिफ। तो ये सारे कुछ सिंपल चीजें हैं, आपको समझना है, ठीक है। 36 कारखाने बनाए गए, ये सारे रेवेन्यूज का हिस्सा है। और इन कारखानों में इन स्लेबों को रखा गया, इन स्लेबों को जो ट्रेंड है उनको रखेगा, वो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। और इन कारखाना से जो इनकम था भैया 1,80,000 टन का, 1,80,000 टन का इन कारखानों से इनकम था। तो कहीं ना कहीं इतने इनकम हो रहे हैं तो कहीं बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। हालांकि इसने पैसा भी बर्बाद किया अलग अलग जगह पे। अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरह से इसने एक्सपेंडिचर किया अलग अलग जगह पे, किस तरह से इसने ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया, बहुत अच्छे मानवीय काम किया, जो कहीं ना कहीं एक देखने को सही मिलता है। आगे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, अलग अलग तरह कारखाने में देखिए फर्रास है जो कालीन का निर्माण कर रहा है, मीन्स कारपेट का निर्माण कर रहा है। आलम खाना है जो शाही पताका, इट मीन्स की जो शाही झंडे जो हैं उनका निर्माण कर रहा है, ये वाला कारखाने। ओके, जमादार खाना, जमादार खाना है शाही कपड़ों को निर्माण करवाना। तो अलग अलग तरह के आप बहुत सारे मतलब कारखाने, अब मैंने बताया 36 कारखाने, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 1,80,000 टन का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उनके हेड को मुशर्रिफ बोला गया। इन चीजों को आप समझ पा रहे हो। आप देखिए, देखेंगे इसके हम पॉलिसीज के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक का क्या क्या नीतियां आ रही। हालांकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को समझ चुका है, वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी रिपीटिशन होगा, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अब देखिए डोमेस्टिक पॉलिसी, इन्होंने बहुत तरह की पॉलिसीज, जो इनका जो एक तरह से घरेलू नीतियां रही उनको हम देख लेंगे। किस तरह से इसने वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में पब्लिक वर्क किया, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स किया, न्याय के क्षेत्र में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, गुलामों के क्षेत्र में, जैसे गुलाम तो हमने देख लिया, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में वो भी हमने देख लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उनको किस तरह से हम लोग एक तरह से अरेंज करके पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। देखिए, तो पहले देखेंगे फाइनेंस। वित्त के क्षेत्र में इसने फिरोज शाह तुगलक ने क्या कदम उठाए, किस तरह से क्या चीज किया, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसने अपने वित्त को मजबूत किया, उसको हम देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि कृषि के क्षेत्र में इसने अच्छा काम किया, ठीक है। तकावे रिंस हैं, सोनधरा रिंस हैं, उन सबको माफ कर दिया। इरिगेशन बनाया, इरिगेशन टैक्स लगाया, तो वो चीजें अलग है। लेकिन आप समझेंगे कि इसने क्या बोला भाई, बोला कि देखो सर्रा और शरीयत, बोलो शरीयत के अकॉर्डिंग जो टैक्सेस हैं, जो भी कर हैं, उन्हीं कर को कर माना जाएगा, बाकी सारे कर को मैं अबॉलिश करूंगा। तो मैंने बताया कि इसने ओनली 4 तरह के टैक्सेस को लगाया जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग है, साराज के अकॉर्डिंग है। खराज, खराज क्या है, भूमि पे लगने वाला टैक्स है, ठीक है, लैंड टैक्सेस, भूमि पे लगने वाले टैक्स थे खराज, ठीक है, जो इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग लिया जाता है। खम्स है वही लूट की माल, जब भी युद्ध हो तो उसमें जो भी जिस क्षेत्र से हम लूटेड प्रॉपर्टीज हैं वार के अकॉर्डिंग लूटेड लूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस भी क्षेत्र को जीतेंगे वहां से जो लूटेंगे तो वो खम्स कहलाएगा। और ये टैक्स हम कितना लेंगे, 1/5 सैनिकों से 20% कर दिया भाई। ये पहले 80% था, आपने देखा था। जजिया हिंदुओं पर लगने वाला टैक्स था, या नन मुस्लिम्स बोल दीजिए, नन मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स है ये जजिया टैक्स, आपने देखा। ओके, अब देखिए एक तरह का धार्मिक कर है भी, आप बोल सकते धार्मिक कर है, उनको पूजा करना, ये करना है उनके लिए। जकात,
ये है जितने भी मुस्लिम हैं उनको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा अगर वो अच्छे कंडीशंस में हैं। तो वो मुस्लिम धर्म के लिए या मुस्लिम धर्म के विषयों के लिए, उनके उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनकी वेलफेयर के लिए ये उनको 2.5% अपनी इनकम से देना पड़ेगा कि उनके मुस्लिम धर्म के लोगों का विकास हो। तो ये 2.5% टैक्स मुस्लिमों के लिए, 2.5% फ्रॉम मुस्लिम। ये 4 तरह के केवल टैक्सेस को रखा, इस बात को समझिएगा, और बाकी सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया इन्होंने। इस बात को समझिएगा, एक अलग तरह के इरिगेशन टैक्स जब इसने निर्माण किया, नहरों का निर्माण किया, तो जब नहरों का निर्माण किया तो जो लोग नहर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसने किया कि बहुत सारे उलेमाओं से इसने से डिस्कशन किया। जो भी उसने उलेमा, मैंने उलेमा वर्ग को मजबूत कर दिया। तो उलेमाओं से इन्होंने कहीं ना कहीं, मैंने उलेमाओं को पॉलिटिक्स में एंट्री दे ही दिया है, तो उन उलेमाओं से इंटरप्रेट करके, उन उलेमाओं से पूछ पाछ के इसने बोला कि क्या हम इरिगेशन टैक्स को लगा सकते हैं, शरीयत में तो नहीं लिखा हुआ। तो फिर उसके बाद हुआ कि हाँ आप इरिगेशन टैक्स को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसने 1/10 10% इरिगेशन टैक्स जो भी इस्तेमाल करेंगे उनके पानी, उनके नहरों के पानी का, ठीक है, इन जो 11 नहर का निर्माण कराया था, तो उनमें 1/10%, सॉरी 1/10% जो इरिगेशन टैक्स था, सॉरी 1/10% नहीं, 1/10, ठीक है, 1/10, इट मीन 1/10 भाग मीन 10%, 10% टैक्स, इरिगेशन टैक्स को इसने कहीं ना कहीं इम्पोज किया। कैसे? जब उनको उलेमाओं से सैंक्शन मिला तब, ठीक है, ऐसे बिना पूछे नहीं लगाया, इस बात को समझिएगा, समझ रहे? तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और भी जितने टैक्स थे, रेस्ट ऑफ ऑल द टैक्सेस वेर एबॉलिश्ड, जितने टैक्सेस, सब टैक्स को खत्म किया। 24 टैक्स कम से कम था भैया उस समय, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे टैक्स को, कहीं पे आपको मिले 21 टैक्स को हटाया, कहीं बोलेगा 27 में 24 टैक्स को हटाया, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन समझिएगा कि इन्होंने लगभग 24 या 21 से 24 टैक्सेस को इसने एबॉलिश किया, सर बात को। और बोला जो अपने स्टेट ऑफिसर्स को ये बोला गया कि जो टैक्सेस राइटफुल बाय स्टेट, जो टैक्सेस स्टेट के द्वारा राइटफुल है, जो 4 टैक्सेस के बारे में मैंने बताया, उन टैक्सेस को ही लिया जाए, इसके अलावा कोई भी टैक्सेस नहीं ले तो अच्छा रहे, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो लैंड टैक्सेस को फिक्स किया गया, आप देख सकते हैं कि 1/5 से लेके 1/3, मतलब वही 20% से लेके 33% तक लैंड टैक्सेस अलग अलग जगहों पे इसने डिमांड किया, मांगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैंने बताया था कि ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद, जो इसका एक तरह का महालेखाकार भी था, इस एक तरह से आप समझ लीजिए कि इसका वित्त मंत्री भी है, तो उसने क्या किया कि रेवेन्यूज को फिक्स करने के लिए पूरे हर जगह घूमा, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कि एक्चुअल प्रोड्यूस, भैया जो भी आप उपजाओगे उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपसे टैक्स लेंगे। ऐसा नहीं कि हम फिक्स कर देंगे कि आपसे हम 10 किलो अनाज लेंगे हर हर फसल में, ऐसा नहीं। आपने अगर 100 किलो अनाज अपनाया तो 100 का 1/5 में 20 किलो लूंगा, आपने अगर 200 किलो अपनाया तो मैं 40 किलो लूंगा, इस तरह से ये कंडीशन कर दिया, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड इसने के अकॉर्डिंग नहीं किया, जैसे भूमि की पैमाइश करके, मसहत करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया, इसने भूमि की पैमाइश करके टैक्स नहीं लगाया, इसने एक्चुअल प्रोड्यूस पे बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस, उसके अकॉर्डिंग इसने टैक्स को लगाया, फिर बात को। तो ये कंडीशन रहा रेवेन्यू के क्षेत्र में, आप इस चीज को देख सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट गार्डन, जो आपने मैंने बताया था कि 1200 गार्डन इसने निर्माण करवाया, और 1200 गार्डन में अलग अलग तरह के सूखे फल हैं, फल लगे हैं, सूखे फल लगे हैं, शुगर केन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें लगे हुए हैं, और उनसे कल्टीवेशन हो रहा है लार्ज एरिया पर, उनसे उनके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इनके फाइनेंस को मजबूत करेगा। हालांकि इन्होंने अपने ऑफिसर्स की सैलरी को बढ़ा दिया, जागीर दे दिया, ठीक है, बहुत ऐसा, मतलब इनके समय बहुत ज़्यादा करप्शन चला, तो वो सारी चीज़ें अलग है कि प्रॉब्लम क्रिएट तो हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट तो हुआ, वो चीज़ अलग है कि इनके पतन का कारण भी बना। लेकिन जो भी इसका मतलब कहने का मतलब कि तुष्टिकरण की नीति को लेके जो भी काम किया, आप देख सकते हैं। इसने हिसामुद्दीन को बोला, हिसामुद्दीन 6 ईयर तक पूरे राज्य में घूमा हर एक जगह, और बोला कि 6 करोड़ 85 लाख वार्षिक आय है हमारे दिल्ली सल्तनत का। देखिए पूरे दिल्ली सल्तनत का एनुअल इनकम था 6 करोड़ 85 लाख। इसने पूरे हिसामुद्दीन जो है, इसका जो वित्त मंत्री है, इसने पूरे राज्य में घूमा, पूरे इससे सब दिल्ली सल्तनत में, और बताया कि 6 करोड़ 85 लाख इसका एनुअल है। उसके अकॉर्डिंग इसने मतलब बजट तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग इसने सब चीजें करना स्टार्ट किया, ठीक है।
हालांकि बहुत ज़्यादा करप्शन था भी, ये भी एक बहुत सही डाटा नहीं किया गया उसके द्वारा, लेकिन फिर भी उसने जो भी किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इस बात को समझिएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं तो फिरोज का ये सब जो आप देख सकते हैं कि अलग तरह के टैक्सेस को हटाना, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रोड्यूस पे, तो ये सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसके समय में कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज, बहुत सारे जो अनाज हैं, बहुत सारे चीज हैं, इनके समय में कोई भी सुखाड़ भी नहीं हुआ, कोई तरह का अकाल नहीं पड़ा, सारी चीजें सस्ते हैं, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय से भी ज्यादा इनके समय में चीजें सस्ती हुई बिना किसी एफर्ट के। अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत सारे मार्केट पॉलिसी है वो लाया, लेकिन ये उस तरह की चीजें नहीं लाया फिर भी था, लेकिन फिर भी भाई ये लोगों को फायदा होगा, लेकिन स्टेट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, स्टेट की ट्रेजरी खाली हो रहा है, इस बात को समझिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ा जो दिक्कत आप देख सकते हैं वो है जागीर सिस्टम को बर्बाद करने वाला जो सिस्टम था, वो जागीर सिस्टम बर्बाद कर दिया इनके तुगलक वंश को, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हमारा रहा आज का सेशन। हमने आज देखा फाइनेंस, कल भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, बेसिकली एक पब्लिक वर्क टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको देखेंगे कल के वीडियो में। तो कल हम फिरोज शाह तुगलक को टारगेट करेंगे, कल ये वीडियो खत्म हो जाए, कल का ये लेक्चर हमारा फिरोज शाह तुगलक कम से कम ये पूरा लास्ट हो जाए, तो कल मिलेंगे कल के वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा ये जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है 67 बीपीएससी जो देना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आप उनमें कुछ टेस्ट सीरीज फ्रीज हुए हैं, तो फ्री टेस्ट सीरीज को आप लगाइए और उसके बाद आप देखिए किस तरह की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है क्वालिफाइड कैंडिडेट के द्वारा। मैंने आपको 12 मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, और जो मैंने आपको सवाल पूछा तो सवाल का आंसर कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और एक और सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ कि वो ऐसा कौन सुल्तान था जो गद्दी पे बैठते ही मतलब बोला था कि मतलब गद्दी पे बैठते हैं वो शरीयत उरियत को से सबसे ऊपर उठ गया था, इट मीन से किया। उसके बाद उसने जिल ए इलाही धर्म के टाइटल, सॉरी जिल ए इलाही टाइटल्स को उसने लिया था, तो वो बताइए कौन है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।